इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे हाफ लाइफ की एंड हाफ लाइफ के इक्वेशन की। पहले हम लोग हाफ लाइफ क्या है देखते हैं। हाफ लाइफ जैसे नाम से समझ में आता है, देयर समथिंग हाफ अबाउट इट। तो यहाँ पे आपके पास रिएक्शन है ए गिविंग बी। आपने शुरू में रिएक्टेंट के कुछ तो कॉन्सेंट्रेशन लिए होंगे, हम लोगों ने जिसको ए बोला है, स्मॉल ए, और बी के कॉन्सेंट्रेशन 0 रहेंगे। जैसे with the passage of time the concentration of reactant will decrease। concentration of reactant टाइम के साथ कम होता है, तो ये कभी तो कम होगा। कम होते होते कभी ना कभी तो ये जो शुरू के जो वैल्यू है उसके आधे हो जाएंगे, और उसमें प्रोडक्ट कितने बनेंगे? प्रोडक्ट बनेंगे वो भी a/2। और इस रिएक्शन को के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ए से a/2 होने के के लिए जो टाइम लगता है हम लोग उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। तो हाफ लाइफ कैसे डिफाइन करेंगे? हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर द concentration of reactant to reduce to half of its initial value। या हिंदी में कहूँ तो हाफ लाइफ वो टाइम है, वो वक्त है जो आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आपने जितने शुरू में लिए थे उसके आधे होने को जो टाइम लगता है उसको हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने 1 मोलर रिएक्शन से शुरू किया, मेरा रिएक्टेंट 1 मोलर था, थोड़े समय बाद क्योंकि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन कम होते हैं तो ये 0.9 मोलर हो जाएगा। लेट्स से इसको 2 मिनट लगते हैं, और लेट्स से 4 मिनट में इसका कॉन्सेंट्रेशन और भी कम हो जाएगा, लेट्स से 0.82 हो जाते हैं मोलर। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे टाइम बढ़ता है इसके कॉन्सेंट्रेशन कम होते हैं। लेट्स से 20 मिनट में जाके इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर हो जाता है। सही बात है कि 30 मिनट बाद इसके कॉन्सेंट्रेशन और कम हो जाएंगे, 0.4 हो जाएंगे या 0.3 हो जाएंगे या 0.45 हो जाएंगे। तो हमने शुरू में कितने लिए थे? 1 मोलर। जैसे टाइम गुजरता गया, दिस इज टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, कम होते जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 20 मिनट के टाइम पे मेरा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जो है आपने जो शुरू में जो भी लिए थे उसके बिल्कुल आधे हो जाते हैं, और इस टाइम को हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं। अभी हम लोग हर एक ऑर्डर के रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का वैल्यू डिराइव करते हैं। अब हम लोग ए जो है ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपके t = 0 में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये कांस्टेंट रहता है, ये इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। x क्या है? x इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम t। a - x क्या है? टाइम t पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितने बचे हैं, हम लोग उसको a - x बोलते हैं। तो अगर मैंने शुरू में रिएक्टेंट a लिया, जब t हाफ के बराबर हो जाएगा तो रिएक्टेंट कितने बचेंगे? उसके आधे। सो a - x का वैल्यू जब t = t हाफ होगा तो a - x का वैल्यू हो जाएगा a/2, और प्रोडक्ट उस समय कितने बनेंगे? a/2। तो इसके साथ हम लोग डिराइव करते हैं फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर के लिए। यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा? k0 = x का वैल्यू मैं डालूंगा a/2 डिवाइडेड बाय t का वैल्यू डालूंगा t हाफ। यहां से मेरा आ जाएगा t हाफ फॉर अ 0 ऑर्डर रिएक्शन इज a/2, ये नीचे चला जाएगा, सो दिस बिकम्स a/2 k0। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरा t हाफ का वैल्यू होगा a डिवाइडेड बाय 2 k0। वैसे अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफाइन करते हैं। इस पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, k1 = 2.303। अब t की जगह क्या डालूंगा? t हाफ डालूंगा, log ऑफ
ए तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसे रहेगा। ए माइनस एक्स की जगह पे क्या डालूंगा, ए बाई टू डालूंगा। ये क्या हो जाएगा, ए कट जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये ऊपर आ जाएगा, सो दिस बिकम्स 2.303 बाई टी हाफ लॉग ऑफ 2। आप लॉग टेबल से या कैलकुलेटर से 2 के लॉग लीजिए, उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कीजिए, वो आंसर आता है आपका 0.693 बाई टी हाफ इज इक्वल टू K1। तो अब टी हाफ इधर चला जाएगा, K1 इधर चला जाएगा, तो मेरे इक्वेशन हो जाएंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई K1। Now let's solve for second order reaction. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस t को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, k को नीचे लेके आ रहा हूँ शुरू से। सो मेरा टी हाफ का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई, ये तो a रहेगा, a, K2 नीचे आएगा, K2 x की जगह पे डालूंगा a बाई 2 डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स की जगह पे डालूंगा a बाई 2। तो ये तो दोनों कट जाएंगे, तो टी हाफ इज इक्वल टू बचेंगे, टी हाफ इज इक्वल टू 1 बाई ए के 2। लास्ट है थर्ड ऑर्डर के लिए, चेक करते हैं। थर्ड ऑर्डर में क्या हो जाएगा, अगेन टी हाफ को मैं टी की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा टी हाफ, और उसको इधर लेके जाऊंगा, K3 इधर आ जाएगा। सो टी हाफ इज इक्वल टू फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 1 बाई 2, ए तो पहले चेंज नहीं होता है, ए स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स की जगह पे डालूंगा ए बाई 2, ब्रैकेट में आ जाएगा 2a माइनस एक्स की जगह डालूंगा ए बाई 2 डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स का ये है ए बाई 2 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बाई 2 और यहाँ का ए बाई 2 स्क्वायर यानी ए बाई 2 इंटू ए बाई 2, तो एक स्क्वायर कट जाएगा, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ ए बाई 2 बचेंगे। तो टी हाफ का वैल्यू हो जाएगा, और ये 2 और ये 2 भी कट जाएंगे, तो बचेंगे ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर बचेगा, ये ए बचेगा, तो एक्चुअली ए क्यूब हो जाएगा। अभी ऐसे लिखते हैं। अब मेरा जो न्यूमरेटर इसको ये करना है, सिंप्लीफाई करना है, 2a माइनस ए बाई 2, मेरा डिनोमिनेटर हो जाएगा 2a इंटू 2, इट विल बिकम 4a माइनस ए, तो ये मेरा बच जाएगा, ये हो जाएगा 3a बाई 2, तो मेरा हो जाएगा, अभी हो जाएगा 1 बाई ए क्यूब, 3a बाई 2, ए और ये ए क्यूब में से कट जाएगा तो स्क्वायर बच जाएगा। सो मेरा टी हाफ का फॉर्मूला हो जाएगा 3 बाई, और ये मेरा के नॉट तो रहेगा ही, सॉरी यहाँ पे K3 रह गया है, K3 यहाँ रहेगा, सो दिस विल बिकम K3। सो 3 बाई 2, यहाँ से बचेंगे ए स्क्वायर और K3। तो ये मेरे इक्वेशन है थर्ड ऑर्डर के हाफ लाइफ के। आपको ये इक्वेशन याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको जब भी चाहिए आप अगर ये 4 रिएक्शन याद करेंगे, अगर आपको ये 4 रिएक्शंस याद है, यहाँ से आप डिराइव कर सकते हैं। लेकिन इट विल बी गुड आइडिया कि आप ये इक्वेशन याद रखें, क्योंकि इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं फर्स्ट ऑर्डर के। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि टी हाफ जो है, I can write this as now 2 is a constant, k is a constant, so I can write this as T half for a zero order reaction is proportional to, अब ये a raised to 1 है तो नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा a raised to -1, ये जीरो ऑर्डर के लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, T half, वहां पे तो ये टर्म है ही नहीं, so I can write this as directly proportional to 1 by a0, a0 1 हो जाएगा, so it's a constant। अब सेकेंड ऑर्डर का क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर में तो आप देखेंगे नीचे ही है, so T half is directly proportional to 1 by a raised to 1। और सेकेंड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए
टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a², ये स्क्वायर टर्म है। ओके, तो आप देखेंगे कि सो आई कैन राइट दिस एज टी हाफ फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू 1/a⁻n-1। अब देखते हैं कि ये इक्वेशन में अगले वीडियो पे यूज करने वाला हूँ, इसलिए ये ध्यान रखो। यहाँ पे देखो जीरो ऑर्डर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, a⁻⁻1 हो जाएगा, ये सही है। फर्स्ट ऑर्डर में ये 1 हो जाएगा, a⁻0 हो जाएगा, ये भी सही है। सेकेंड ऑर्डर में ये 2 हो जाएगा तो 2 - 1 a⁻1 हो जाएगा, और थर्ड ऑर्डर है तो ये 2 हो जाएंगे, a² हो जाएंगे। सो आपको एक तो ये याद रखना है, और दूसरा आपको ये रिएक्शन याद रखना है। और दूसरी बात आपको ये देखना है कि फर्स्ट ऑर्डर एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें टी हाफ के वैल्यू में, टी हाफ की इक्वेशन में ए टर्म नहीं आता है। बाकी हर एक में देखो, यहाँ पे ए टर्म है, यहाँ पे ए टर्म है, यहाँ पे ए टर्म है। यानी अगर आपने शुरू में कितने रिएक्टेंट लिए, विच इज जिसको हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं, अगर वो चेंज होता है तो जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ चेंज होते हैं। लेकिन जब आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ में ए टर्म है ही नहीं, कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि आप अगर रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर है, आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी ले, उसका टी हाफ सेम रहेगा। अगर इसका मतलब ये है कि अगर आपने शुरू में ए लिया 100, टी हाफ में आपका रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, 50 हो जाएंगे, और एक टी हाफ के बाद कितना बच जाएगा, 25 हो जाएंगे। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये जो टाइम है, लेट्स कॉल दिस टाउ और लेट्स कॉल दिस एक्स, ये जो टाइम है और ये जो टाइम है ये सेम है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपका टी हाफ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कहां से शुरू किया। लेकिन अगर कोई और ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, 0 से 50 होने को हम लोग हाफ लाइफ बोलेंगे, 50 से 25 होने को भी हम लोग हाफ लाइफ बोलेंगे। लेकिन जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू, ये दोनों सेम नहीं होंगे। ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे अगर इसको x की जगह y बोला, ये x के वैल्यू और ये y का वैल्यू, ये दोनों सेम रहेंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपका टी हाफ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने शुरू में रिएक्टेंट कितने लिए। थैंक यू।